बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। ये मेरी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 3rd नंबर वीडियो है। पहले मैं 2 वीडियोस कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 वो अपलोड हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो उन्हें देख ले। पहली वीडियो में हमने एनालाइज किया हुआ था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आई है, उसकी कंपोजिशन क्या है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से ममालिक में एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी डिफरेंट क्यों है। दूसरी वीडियो में हमने इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रिलेशन डिस्कस किया था और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान को वापस नहीं लाना चाहती। अब इस तीसरी वीडियो में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग रखी है पाकिस्तान के हवाले से और उसको अचीव करने के लिए वो क्या क्या कर सकती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इस फ्यूचर प्लानिंग को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। और अगर हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिकल लीडरशिप उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है या पॉलिटिकल लीडरशिप उसको अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाना चाहती है तो वो कैसे ला सकती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो करंट सिनेरियो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अब थोड़ा सा हम इस करंट सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने फ्यूचर ऑप्शन और मिलिट्री के फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। करंट सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 मिथ बड़ी बनी हुई है। एक मिथ, सबसे खतरनाक मिथ जो बनाई है वो जो DGISPR ने प्रोपेगेंडा करके बनाई है कि फौज से ही पाकिस्तान है। ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान फौज से नहीं है। किसी भी फौज ने कभी भी कोई भी मुल्क नहीं बनाया, किसी भी फौज ने कभी भी कोई भी मुल्क बचाया भी नहीं है। ये तारीख गवाह है। अगर फौजें ही मुल्क बचा लेती तो एडोल्फ हिटलर अपना मुल्क बचा लेता। जर्मनी तबाह हो चुका था, मिलिटरीली डिफीट हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर भी उसके लोगों ने ही मिलकर उसको बनाया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खड़ा हुआ, उसकी फौज ने उसको नहीं बनाया। तो एडोल्फ हिटलर को आप कैसे भी कहें, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने ही जर्मनी को दोबारा खड़ा किया। इसी तरह से बर्तानिया तबाह हो चुका था तो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही उसे दोबारा खड़ा किया। बर्तानिया के अंडर में था हिंदुस्तान पूरा का पूरा बर्तानिया ने डोमिनेट किया हुआ था, तो कोई भी फौज नहीं आई थी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने लड़के ही अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी बर्तानिया से। इसी तरह से पाकिस्तान को भी किसी मिलिट्री जनरल ने फौज कशी करके नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान भी अपनी एक पॉलिटिकल जेन्युइन स्ट्रगल से ही बना। तो अगर कोई जनरल ये कहता है या कुछ लोग यूं प्रोपेगेंडा करते रहते हैं हमारे मीडिया में कि फौज से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है, ये एक वीकनेस है जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के जहनों के अंदर डाली गई है कि फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। फौज ना भी हो तो पाकिस्तानियत जिंदा रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर अब हम वो 5वीं 6ठी जनरेशन है जो पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं। बेसिकली पूरे मुल्क का जो दारोमदार होता है वो उसकी पॉपुलेशन पे होता है। अगर उसकी पॉपुलेशन उस आइडियोलॉजी से, उस कंट्री से अपने आप को मिलाती है, यानी उससे आइडेंटिफाई करती है, जैसे हम अपने आप को पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर उसकी आवाम से है, ना कि किसी फौज से या किसी फौजी इदारे से या फौजी जनरलों से। ठीक है, तो ये एक मिथ है जो हमारे कुछ कमजोर सियासतदान है वो बार बार प्रोपेगेट करते रहते हैं कि फौज से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इमरान खान भी इन बेवकूफों में एक है। पाकिस्तान के लिए फौज बहुत जरूरी है, ये बार बार जो बताया जाता है ना, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो इसे अपनी टेबल से अभी अभी हटा दे। ठीक है, अगर कोई फौज ना भी हो तब भी पाकिस्तानियत, पाकिस्तान उसके लोगों की वजह से जिंदा रहेगा। पाकिस्तानी चाहे तो दोबारा एक नई फौज खड़ी कर सकते हैं, जिस तरह हमने इस फौज को खड़ा किया है अपने पेट काट कर। तो पाकिस्तान, पाकिस्तानियत पाकिस्तानी अवाम की वजह से, ना कि किसी फौज की वजह से। हम दूसरी फौज भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये अवाम चाहे तो। सबसे पहले ये जो आपको बताया जाता है कि अगर फौज ना हो तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। फौज होते हुए भी हमारे 80,000 बंदे मरे गए। फौज के होते हुए भी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। फौज के होते हुए भी आज तक हम कश्मीर आजाद नहीं करवा सके। फौज के होते हुए भी जो कल या परसों हुआ है सवात के अंदर तालिबान बैठे हुए हैं। फौज के होते हुए भी पाकिस्तानियों के साथ इतना बुरा सलूक होता रहा है दुनिया में। फौज के होते हुए ड्रोन हमले होते रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, तो फिर ये फौज कहाँ थी उस वक्त। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर्स हैं आर्मी के, क्योंकि इसके मिलिट्री लीडरशिप बार बार खुद को सेल आउट करती रहती है। जनरल मुशर्रफ ने खुद को अमेरिकन के हाथों भेजा, जनरल अयूब ने खुद को अमेरिकन के हाथों भेजा, जनरल जिया ने खुद को अमेरिका के पास भेजा, जनरल बाजवा खुद भेज रहा है, जनरल कियानी ने खुद को भेजा। आप सबको पता होना चाहिए कि OBL के $25 मिलियन उसामा बिन लादेन के मारने वाले वो जनरल कियानी को मिले। जनरल कियानी ने किस तरह से वॉर ऑन टेरर लड़ी है वो भी सबके सामने रखा हुआ है। इसी तरह से जनरल बाजवा क्या कर रहा है, ये जो इस वक्त एमन अल-जवारी मारा गया, अलकायदा का दूसरा चीफ जो मारा गया है, उसके पैसे $25 मिलियन किसको मिले, वो भी जनरल बाजवा को मिले। तो ये सारे के सारे जो अपर क्लास के जनरल जी, वो सारा का सारा जो अपना असल रसूख है वो पैसे कमाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, सियासत में मुदाखलत करने के लिए रखते हैं, बजाय कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। अब पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट होगा उसके साथ जो भी
भी खड़ा होगा वो पाकिस्तान के साथ वफादार है, फिर वो यूनिफॉर्म में है या यूनिफॉर्म में नहीं है। अब जो भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुखालिफ में खड़ा होगा, फिर वो यूनिफॉर्म में हो यूनिफॉर्म में ना हो, वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का अच्छा खैरख्वाह नहीं है। अब आते हैं नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन होगा कि पाकिस्तान एक वेल नोन एक्सेप्टेड न्यूक्लियर पावर दुनिया में रिकॉग्नाइज हो। वो इस तरह से होगा कि पाकिस्तान का एक नेशनल पावर बढ़े। जैसे ही आपका नेशनल पावर बढ़ेगा, उसके बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा नेशनल पावर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे ही आपका नेशनल पावर बढ़ेगा, दुनिया के अंदर आपका असल रसूख बढ़ेगा, दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखेगी, फिर आपको कोई भी मतलब प्रोवोक नहीं कर सकता, पोक नहीं कर सकता, और इंडिया जैसे मुमालिक तो आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन नेशनल पावर बढ़ेगा कैसे? नेशनल पावर का एक इंग्रेडिएंट होता है आपकी इकोनॉमी। जैसे ही आपकी मईशत बेहतर होगी तो आपका नेशनल पावर बढ़ेगा, आप ज्यादा फीजिबल स्टेट बन जाएंगे। फीजिबल स्टेट बनने के बाद दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी और आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा स्टेटस मिलना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर तो आप वैसे ही है, फाइनेंशियल पावर बनने के बाद आपकी ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। जब फाइनेंशियल पावर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, मिलिट्री स्पेंडिंग के बाद आपकी मिलिट्री की ताकत भी बढ़ेगी, फिर आपकी असल रसूख और ज्यादा बढ़ता जाएगा और आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आती जाएगी और आपकी जो सिविल सोसाइटी है वो ज्यादा सिविलाइज्ड होगी, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी। इससे आपका नेशनल पावर बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का नेशनल पावर बढ़ा ही क्यों नहीं है? 70 साल से फौज ने तमाम इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के हाईजेक कर लिए, बीट जुडिशरी, बीट पुलिस, बीट ब्यूरोक्रेट्स, बीट बिजनेसमैन, बीट पॉलिटिकल पार्टी, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को हाईजेक किया गया, उनके अंदर दखल अंदाजी की गई है और उन्हें अपने अंडर लाने की कोशिश की गई है बाय वन वे और दी अदर वे। इसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी यही किया गया है। अब आप देखेंगे ना, जब भी कोई कुछ कमेंट करता है फौज के खिलाफ, फॉर एग्जांपल एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी तो होती है ना, कि आप इदारे के ऊपर एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई इस इदारे के अंदर कुछ खामियां हैं, ये मसला है, इसका आर्मी चीफ तमाशा बनाता फिर रहा है पाकिस्तान का। अब जब फॉरेन मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट देती है, इसका आर्मी चीफ दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है, पूरे मुल्क को भेजे देता है, फिर भी कहते हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं फौज के साहब ने फौज के खिलाफ कुछ बात ना करें, फौज बड़ी अफजल है। ये है भाई, फौज तो अफजल है, लेकिन उसका आर्मी चीफ क्या गुल खिला रहा फिर रहा है, उसकी हाई कमांड क्या गुल खिलाती फिर रही है। जब इस तरह की बातें करो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो पेट्रियट नहीं। अरे भाई, पेट्रियट की बात नहीं है, वो आर्मी चीफ आपका पूरा मुल्क बेच रहा है और आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ दे, उसको एक्सक्यूज कर दे, बस आर्मी चीफ ग्रेटर इंटरेस्ट में खेल रहा है, मुल्क के मफादात में खेल रहा है। भाई वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा। सवाल ये होता है कि इस तरह का मीडिया नैरेटिव बनता ही क्यों है कि जो मतलब जब भी आप फौज के खिलाफ बात करो तो पेमरा उठ के आ जाता है। पेमरा की लीगल अथॉरिटी क्या है? पेमरा, नेब, ईसीपी, ये जो एंटी टेररिस्ट फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे बनाए इसीलिए गए हैं कि आर्मी की एक एक्सटेंशन रहे, आर्मी का एक लीगल विंग रहे सिविलियन स्पेयर के अंदर। रेंजर्स के ऊपर क्यों जीएचक्यू से लोग आते हैं? किसी भी दुनिया के मुल्क की पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कभी भी कोई जनरल नहीं आता। इंडिया के अंदर 20 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ कहते हैं उन्हें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, लेकिन कभी भी उनके ऊपर कोई जनरल नहीं आया आर्मी से। पाकिस्तान में देखे, जहां पर भी देखो आर्मी के जनरल घुसे हुए हैं। भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्मी का बंदा घुसा हुआ है। भाई एम्बेसडर लगाना है किसी को, आर्मी का बंदा घुसा हुआ है। भाई वापडा का चेयरमैन लगाना है, आर्मी का बंदा घुसा हुआ है। जहाँ देखो वहां पर आर्मी के बंदे घुसे हुए हैं। भाई इनका क्या काम है? भाई अपनी रिटायरमेंट लो, अपने घर जाओ, बैठ जाओ आराम से। नहीं, फिर उसके बाद मीडिया में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन लोगों ने मतलब है ना पाकिस्तान को एक सर्कस बना दिया है। 70 साल से पाकिस्तान ग्रो ही नहीं कर सका इनकी वजह से। आज आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी का पोटेंशियल तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? 300-350 बिलियन डॉलर। ये भी 350-380 बिलियन डॉलर जो इकोनॉमी हुई है, ये पीटीआई ने। इससे पहले क्या दी इकोनॉमी? 300 बिलियन डॉलर, 280 बिलियन डॉलर। इन्होंने 100 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है पीटीआई वालों ने, फिर जाकर हमारी इकोनॉमी बनी है और हमारी जीडीपी पर कैपिटा बना है, लेकिन इससे पहले नहीं था। और इनको क्या रिवॉर्ड मिला है? ये जूते मिले हैं इनको रिवॉर्ड में। अब आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पुश बैक कैसे करना है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, 4 से 5 रिफॉर्म्स ज्यादा जरूरी है एस्टेब्लिशमेंट को पुश बैक करने के लिए। सबसे पहली चीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना स्पोक्स पर्सन बिठाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हमारा अपना स्पोक्स पर्सन होगा। डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट को कोई इंपोर्टेंस नहीं होगी। पार्लियामेंट 6 से 7 बिल मंजूर करे जो कि आर्मी के अगेंस्ट में हो। सबसे पहला जो आईएसआई है उसका एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसकी अपॉइंटमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये कस्टम्स पर ना छोड़ा जाए जिस तरह से पीछे से हो रहा है, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर हो उसमें ये भी एग्जैक्टली बताया जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और एक सिविलियन ही आईएसआई का चीफ बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर, डीजी, रेंजर्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे पुलिस से लिए जाएंगे। जो तीसरा नंबर रिफॉर्म है वो ये है कि मिलिट्री के अंदर जितनी भी स्पेंडिंग होगी उन सारी की सारी ऑडिट होगी और पिछले वाले पैसों की भी होगी और इनकी भी होगी। चौथा रिफॉर्म ये होगा कि डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी कंडक्ट करेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर उसे
एनओसी नहीं देगा। 5वां रिफॉर्म, सारे के सारे लेफ्टिनेंट जनरल की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेगा। DGMI डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और DGMO और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये भी सारी की सारी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेगा। आर्मी चीफ ज्यादा से ज्यादा उसके काम होगा कि वो डॉक्ट्रिन मेंटेन करे, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करे और वॉर फ्रंट के टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करे, उससे ज्यादा नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आप एयरफोर्स से ले लीजिए, ये ठेका ले रखा है कि बार बार हम आर्मी से लेते आ रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आप एयरफोर्स से ले लीजिए, नेवी से ले लीजिए और एक सेपरेट डिवीजन बनाई जाए न्यूक्लियर मैटर रिलेटेड, ताकि आर्मी को न्यूक्लियर मामला से दूर किया जाए और पॉलिटिकल गिरफ्त मजबूत की जाए, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री गिरफ्त न्यूक्लियर के ऊपर मजबूत की जाए। छठी या सातवीं चीज मैंने काउंटी लॉस कर दिया है, वो ये होनी चाहिए कि एक नेशनल गार्ड की सेपरेट एंटिटी बनाई जाए जो कि आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखे। अगर आर्मी इंटरवेन करने की कोशिश करे तो वो उसे स्ट्राइक डाउन कर दे। और आखिरी चीज जो होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि नेशनल टेररिज्म सेंटर बनाया जाए और उसको नेशनल गार्ड्स और पाकिस्तानी पुलिस मिलकर चलाए। आर्मी का ये जो ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ती है ना, कि एंटी टेररिज्म लॉज भी आर्मी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। बलूचिस्तान का तो सारा का सारा मसला ही यही है कि आर्मी ने एंटी टेररिज्म लॉज को यूज करके बलोचों को यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये सारा का सारा अगर आप नेक्टा के अंदर लाएंगे और नेक्टा को इंटीरियर मिनिस्टर हेड करेगा और उसके अंदर पुलिस वाले होंगे और सारा का सारा टेररिज्म, जो कि आमतौर पर पुलिस ही ने लड़ा है सारा का सारा टेररिज्म, अगर वो पुलिस ही हैंड ओवर कर लेगी, अपने अंडर ले लेगी, तो आर्मी का ये भी पावर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लीगल बैटल और मीडिया में बैटल लड़के आप आर्मी को सबड्यू कर सकते हैं और उनके फाइनेंसेस, ये सारे के सारे DHA वगैरह, इनके ऊपर भी एक पार्लियामेंट से बिल अप्रूव होना चाहिए। ये सारे के सारे नल एंड वॉइड होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर इनको चलाए, फिर जाकर आपको एक अच्छी डेमोक्रेटिक स्टेट मिलेगी। वरना तो फिर यही सारा ड्रामा चलता रहा है 70 सालों से, आगे भी चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उसकी नीयत नहीं लगती कि वो जाके आर्मी से पंगा ले। किसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में इतना दमखम नहीं है कि वो उससे पंगा ले। मीडिया के इंस्टीट्यूशन में भी दमखम नहीं है कि वो जाके उनसे पंगा ले। ये थोड़ा बहुत भी जो आर्मी को जूते मारे हैं वो भी लोगों ने और सोशल मीडिया ने, उनके ट्वीट्स ने मारे। बाकी इमरान खान, नेम इट, जिस बंदे का भी नाम लो, वो सारे के सारे लगे हुए कि आर्मी के साथ डील हो जाए और हम पावर में वापस आ जाए, फिर हम ये सारे के सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। और जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इमरान खान पावर में आने के बाद आर्मी के खिलाफ बड़े सख्त फैसले लेगा, कुछ भी ये नहीं करेगा। यही जनरल बाजवा, जनरल मुशर्रफ थे, जनरल अयूब, यही सारे के सारे भाग गए, दुबई बैठे और फिर एंजॉय करते रहे। यही लोग यहाँ से भी भाग कर एंजॉय करते फिरेंगे। थैंक यू वेरी मच।